प्रिय विद्यार्थियों, मैं व्याख्याता मंजुल मयंक दीक्षित, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आप सबको विदित है, हम सब इस ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से राजनीति विज्ञान सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आने वाले अभिसमय के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको अभिसमय या ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराओं के बारे में बताया था और साथ में बताया था कि इन संवैधानिक परंपराओं का राजनीति विज्ञान में या राजनीति में या ब्रिटेन के संविधान में क्या महत्व है, और साथ में समझाने की कोशिश की थी अभिसमय किसे कहते हैं और अभिसमय और कानूनों में क्या अंतर है। आज हम इनसे ही संबंधित चैप्टर का अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि परंपराओं के या अभिसमयों के इंग्लैंड के संविधान में कितने प्रकार हैं, या इंग्लैंड के संविधान में अभिसमय किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और इन जुड़ी संस्थाओं के आधार पर हम बताएंगे कि अभिसमय कितने प्रकार के होते हैं। परंपरा, रीति रिवाज या जिन्हें हम अभिसमय भी कहते हैं, इन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये केवल नीति वाक्य की तरह ही हैं। जिस प्रकार से हम लोग भी नीति वाक्यों का या शिष्टाचार की बातों का मन से पालन करते हैं, या हमारे पूर्व के समाज में जिस प्रकार से जिन शिष्टाचार की बातों का या नैतिकता के नियमों का पालन होता है, उसी प्रकार से इंग्लैंड के समाज में इन अभिसमय या रीति रिवाजों का भी पालन होता है। ये कानून की तरह मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के समाज में इन्हें कानून से भी ज़्यादा महत्व मिला हुआ है, और इन्हीं परंपराओं के आधार पर इंग्लैंड की राजनीतिक गतिविधियों का संचालन भी होता है, और इंग्लैंड की विभिन्न संस्थाओं का संचालन भी नियम पूर्वक होता है। इसलिए हम इन्हें राजनीति के नैतिकता के नियम भी कह सकते हैं, और इस आधार पर हम इनका निम्न बिंदुओं के आधार पर बांटकर अध्ययन भी कर सकते हैं। परंपराओं के निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1, सम्राट से संबंधित परंपराएं। नंबर 2, संसद से संबंधित परंपराएं। नंबर 3, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। और नंबर 4, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। सबसे पहले हम सम्राट से संबंधित परंपराएं या अभिसमयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें है नंबर 1, ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री भी नियुक्त करेगा। यानी कि ब्रिटिश जो सम्राट होता है, ऐसी परंपरा है कि वह लोक सदन में जिस दल को बहुमत मिलता है, उसके नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त भी करता है। नंबर 2, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। यानी कि जो सम्राट होता है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। नंबर 3, सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, परंतु विगत कई दशकों से किसी भी सम्राट ने विधेयक पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं किया है। अतः अब यह परंपरा बन चुकी है, या कह सकते हैं कि ये एक तरह से अभिसमय बन गया है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। वीटो का मतलब होता है नकारात्मक वोट, यानी यदि किसी कानून को वीटो कर दिया जाता है तो वह पास नहीं होता है। इसलिए सम्राट की यह परंपरा बन चुकी है कि वह वीटो का प्रयोग नहीं करता है। नंबर 4, सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। यानी जो सम्राट है वह स्वयं विवेक से अपना कार्य नहीं करता है, बल्कि सारा जो प्रशासन का कार्य है वो मंत्रियों और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। ये भी एक अभिसमय या कानून बन चुका है। नंबर 5, सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार
सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। यानी कि सम्राट को यह अधिकार है कि वह लोक सदन को भंग कर सकता है सैद्धांतिक रूप से, परंतु वह इस शक्ति का प्रयोग केवल मंत्रिमंडल के या प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कर सकता है। नंबर 6, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यदि लोक सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसी परंपरा है कि सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये जो अभिसमय हैं या ये जो परंपरा हैं, ये सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं और इन परंपराओं को एक तरह से कानून की तरह ही ब्रिटेन के राजनीति समाज में या राजनीति में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है संसद से संबंधित परंपराएं। इसमें नंबर 1 है संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। यानी कि संसद का जो अधिवेशन बुलाया जाता है वो वर्ष में एक बार जरूर होना चाहिए या बुलाया जाना चाहिए। नंबर 2, लोकसभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता है तब कानूनी लड़ाकों को उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। यानी कि जब लोकसभा का अधिवेशन अपील के न्यायालय के रूप में हो तो उसमें कानूनी लड़ाकों का बैठना जरूरी होता है। ये एक महत्वपूर्ण अभिसमय है। नंबर 3, लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। नंबर 4, कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक है। यानी कोई भी कानून जो लोक सदन में बनता है उसके 3 वाचन होना आवश्यक है। यह वहाँ का अभिसमय या परंपरा है। नंबर 5, धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाता है। यानी जो धन विधेयक है वो सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाए, ये ऐसी वहाँ की परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। नंबर 3, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। ये एक महत्वपूर्ण अभिसमय है या परंपरा है कि ब्रिटेन में जो बहुमत दल का नेता होता है वह प्रधानमंत्री बनता है और जो प्रधानमंत्री है वह अपने दल के सदस्यों में से, जो उसका दल होता है, उसमें से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है या गठन करता है और उसमें से विभिन्न मंत्रियों का चयन भी करता है। नंबर 2 अभिसमय, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं। यानी इंग्लैंड में ये परंपरा है, जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा से चुना नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, मंत्रिमंडल की कार्रवाई और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। ये एक अभिसमय है या परंपरा है कि जो मंत्रिमंडल की कार्रवाई होते हैं और जो निर्णय होते हैं वह हमेशा गुप्त रखे जाने चाहिए। नंबर 4 जो अभिसमय है, और ये एक इम्पोर्टेंट अभिसमय है या इसको महत्वपूर्ण अभिसमय कह सकते हैं, कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री बनाता है वह सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है। यानी एक मंत्री के विरुद्ध यदि कोई अविश्वास पारित होता है तो वह संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अभिसमय है, इसका हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। नंबर 5वां अभिसमय, किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में कोई अविश्वास प्रस्ताव पास होता है
तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को उस मंत्री के साथ ही त्यागपत्र भी देना पड़ता है। इस प्रकार से ये जो अभी समय है, ये मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं हैं जिनका पालन इंग्लैंड के संविधान में लगातार और अनवरत होता आ रहा है। अगला, राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय या परंपराएं। राष्ट्रमंडल वह संस्था है जो ब्रिटेन औपनिवेशिक जो रहे हैं और जिन पर ब्रिटेन ने कभी शासन किया है, तो ऐसे देशों ने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया जिसे हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। यानी जब इंग्लैंड ने या ब्रिटेन ने विभिन्न देशों को औपनिवेशिक आधार पर या उन पर राज किया और आज़ादी के बाद आज तक उन देशों ने एक संस्था का निर्माण किया, उसे हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। तो उस राष्ट्रमंडल से संबंधित कई परंपरा या अभिसमय हैं जो आज भी चल रहे हैं। उनमें से निम्न है। नंबर 1, राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेंगे। यानी जब भी राष्ट्रमंडल का कोई सम्मेलन होता है तो उसका जो औपचारिक उद्घाटन है इंग्लैंड का राजा या रानी ही करता है। नंबर 2, किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। इंग्लैंड के संसद कोई भी कानून किसी भी उपनिवेश के लिए तभी बना सकती है जब उपनिवेशिक राज्य ने या देश ने कोई लिखित प्रार्थना पत्र इंग्लैंड की संसद को दिया हो। यानी इंग्लैंड का जो संसद है वह किसी भी औपनिवेशिक देश के लिए कोई कानून अपनी मर्जी से नहीं बना सकती। अगला, नंबर 3, अभिसमय या परंपरा है। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। यानी राजा राष्ट्रमंडल देशों के संबंध में कोई भी कार्य यदि करता है तो वह राष्ट्रमंडलीय मंत्री के सलाह या परामर्श के आधार पर ही कर सकता है। इस प्रकार इंग्लैंड में परंपराओं के ये 4 प्रकार होते हैं और 4 संस्थाओं से संबंधित ये अभिसमय हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इनको समझने का प्रयास भी करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है। उपरोक्त सूची से स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक हैं बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है। यद्यपि ये परंपराएं विधि या कानून की किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, किंतु फिर भी ये विधियों के समान ही मान्य है। इंग्लैंड में इन परंपराओं का महत्व उसी प्रकार से है जैसे किसी संविधान में कानून का महत्व या संविधान का महत्व होता है। इसलिए ये किसी किताब में नहीं है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको ये परंपराएं, लेकिन ये परंपराओं का महत्व कानून से भी ज़्यादा इंग्लैंड के लोग, राजनीतिक दल या राजनीति समझने वाले लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। इसलिए इन परंपराओं का महत्व इंग्लैंड के संविधान में बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रत्येक अंग्रेज इन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। ये कितनी एक आश्चर्यजनक बात है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय स्थान रखने वाले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का सन 1937 से क्राउन के मंत्री अधिनियम के पारित होने तक लिखित रूप से कोई उल्लेख नहीं था। अधिकांश परंपराएं सम्राट और जनता के मध्य लंबे संघर्ष के फलस्वरूप प्रतिष्ठित हुई और इनके द्वारा ही कॉमन सभा सम्राट से शनै शक्ति छीनने में सफल हुई। इस प्रकार से हम इंग्लैंड के अभिसमय के बारे में समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें क्यों या एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इन परंपराओं का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अब मैं इसका एक आपको डायग्राम भी बताता हूँ या एक चित्र भी बताता हूँ। इस चित्र के आधार पर समझने की भी कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड में अभिसमय या परंपराएं
कितने प्रकार की होती है, यह किन किन संस्थाओं से संबंधित होती है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हो कि नंबर 1 पर है सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं, नंबर 2 में संसद से संबंधित परंपराएं हैं, नंबर 3 पर मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं हैं और नंबर 4 पर राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं हैं। ये एक डायग्राम या चित्र आपको समझाने के लिए मैंने बताया है और इस आधार पर या इस डायग्राम के आधार पर भी हम इन अभिसमयों या परंपराओं का वर्गीकरण कर सकते हैं कि किन किन संस्थाओं से संबंधित अभिसमय या परिभाषाएं हैं और इन अभिसमयों का वर्गीकरण हम किन आधार पर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम इन अभिसमयों का वर्गीकरण करने का अध्ययन किया है और अगले चैप्टर में हम इन अभिसमयों का इंग्लैंड में क्यों पालन होता है या इन अभिसमयों का इंग्लैंड में ऐसा क्या कारण है कि इनका पालन होता आया है या अनेक समय से या कई दशकों से इन अभिसमयों का लगातार पालन होता है, जबकि ये कोई कानून नहीं है या इनके उल्लंघन होने पर कोई दंड भी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनका महत्व दिन प्रतिदिन प्राचीन समय से ही बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगले चैप्टर में हम आपको इंग्लैंड में परंपराओं या अभिसमयों का पालन क्यों होता है या क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।